नमस्कार, मैं हूं दयानंद बरनवाल और अपने चैनल दयानंद इंग्लिश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे 180 आस्क क्रिएटर के सवाल, जिसमें हम आपको कई सारे वर्ड्स आपको बताने वाले थे। ठीक है, कई सारे ग्रामेटिकल सॉल्यूशन हम ऑलरेडी 1 to 50 सवाल डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो 50 to 75 सवाल होंगे। टोटल हम लोग 180 सवाल डिस्कस करने वाले हैं। चलिए ठीक है, जो हम 50 नंबर 1 सवाल पढ़ने वाले हैं और इसमें हम लोग पढ़ेंगे द बुफोटॉक्सिन प्रेजेंट ऑन द टोट्स स्किन। टोट्स मतलब क्या होता है? मेढक ही तो होता है ना? जो पुरुष मेढक बोल सकते हो, है ना? कैन इरिटेट बट टचिंग ए टोट शैल नॉट कॉज यू वर्ड। देखिए, शैल नॉट से लेके कॉज, ये इतना ही वर्ड है और इसको आपको रिप्लेस कर, देखिए 4 वर्ड आपके सामने दिए, मतलब कोई तो कोई रिप्लेस करना है। आप नो सब्स्टिट्यूशन करके छोड़ नहीं सकते, कोई ना कोई तो मुझे रिप्लेस करना है। कि जब हम मेढक को छूते हैं, टच करते हैं, तो हमको वो इरिटेट कर सकता है, लेकिन हमें वाट्स नहीं दे। वाट्स मतलब क्या होता है कि चमड़े पे थोड़ा मसल आ जाना, है ना? देखा होगा कई लोगों के शरीर पे जो है ऊपर मसल आ जाता है थोड़ा, है ना? काट के अलग करना पड़ता है। तो कैसल नॉट कॉज, नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं। सेल नॉट कॉज, देखिए यहाँ सिर्फ रिप्लेस करना है हमको। सेल नॉट कॉज जो हमको इसका मीनिंग दे दे वही हमको रिप्लेस करना है। ठीक है, सेल नॉट कॉज नहीं करेगा, नहीं करेगा, आपके शरीर में वाट्स नहीं देगा। इसका मतलब सिंपली यही हुआ ना, आपके शरीर में वाट्स नहीं आने देगा। तो वाज नॉट कॉज, अरे वाज की तो बात ही नहीं है। ठीक है, देखिए डू नॉट, डू तो प्रयोग तब ना करते जब यहाँ डज हो सकता था, है ना? द बुफोटॉक्सिन सिंगुलर है तो सिंगुलर है, तो इसके लिए हमको डज यहाँ चाहिए था, डज भी नहीं, यानी ये भी नहीं होगा। हैज नॉट गिव, ये भी नहीं होगा कि हैज के बाद तो यदि वर्ब का आता है तो थर्ड फॉर्म आना चाहिए, ये भी नहीं होगा। तो लिटरली बचता है 4 नंबर और यही होगा। वॉन्ट मतलब विल नॉट गिव, सिंपल, है ना? विल मतलब विल नॉट गिव। अच्छा, अब सेल के बारे में भी हम लोग पढ़े हैं कि आई और वी के साथ सेल लगता है। ठीक है, आई और वी के साथ, बाकी सबके साथ क्या लगता है? विल लगता है। तो आप जिस तरह से समझे, मैं तो आपको ऑप्शन से ट्रेसिंग सिखा रहा हूँ कि ऑप्शन से आप जा सकते हैं, या फिर आपको थ्योरी याद है, फॉर्मूले याद है, फॉर्मूले याद कीजिए। लेकिन मेरा मानना है आप थ्योरी से ही चलिए, क्योंकि थ्योरी आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन बन के आएगी। और मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे बिल्कुल ओरिजिन से बताऊंगा कि वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते थे। लिटरली कोई भी वीडियोज में आपको ऐसे सोल्यूशन नहीं मिलेंगे जो मैं अभी आपको देने वाला हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एन अनएक्सपेक्टेड पावर फेल्योर विच हैपेंड बिसाइड्स द रिकॉर्डिंग। देखिए यहां से यहां आप हाईलाइट कर लीजिए, बिसाइड्स द रिकॉर्डिंग आपके सामने, यानी आपको ये चीजें रिप्लेस करनी है। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करना है, यानी आप या तो इसमें सुधार कीजिए। अब देखिए चारों नंबर ऑप्शन में देखिए नो सब्स्टिट्यूशन तो है ही नहीं, मतलब कोई ना कोई तो बदलना है मेरे को, कोई ना कोई तो बदलाएगा। एन अनएक्सपेक्टेड पावर फेल्योर, एक पावर फेल्योर हुआ विच हैपेंड बिसाइड्स द रिकॉर्डिंग डिसहार्टेंड ऑल ऑफ देम। मतलब एक रिकॉर्डिंग कर रहे थे हम लोग, जैसे मान लीजिए मैं ही रिकॉर्ड कर रहा हूं और अचानक लाइट चला जाए, एक पावर फेल्योर होगा। अब मेरे एग्जांपल समझने की कोशिश कीजिए। एन अनएक्सपेक्टेड पावर फेल्योर विच हैपेंड बिसाइड्स द रिकॉर्डिंग या ड्यूरिंग द रिकॉर्डिंग। मैं भी रिकॉर्ड कर रहा हूं तो ड्यूरिंग द रिकॉर्डिंग दिस हार्ट एंड ऑल ऑफ देम, मुझे भी हर्ट करेगा, आप लोग को भी हर्ट करेगा, पता नहीं। ठीक है, तो हैपेंड ड्यूरिंग द रिकॉर्डिंग सही होगा कि रिकॉर्डिंग के दौरान जो पावर फेल्योर हुआ उसने लोगों को नाराज किया। ठीक है, बाकी ये सब फालतू है, ना भी पढ़ो तो चलेगा। आपका फर्स्ट नंबर सही है और आप इसी को मानकर चले। चलिए ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। लिखा हुआ है, अच्छा 2 3 करके लिखा हुआ है, नंबर थोड़ा गलत हो गया है। तो आप इसको थोड़ा अपने स्तर से सुधार कीजिएगा। मैं आप कंटिन्यू एक एक लाइन बताते चल रहा हूँ। ठीक है, ये 2 नंबर लिखा हुआ है, जरूरी है 53 नंबर सवाल होगा। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है डोरी दहेज प्रथा कंप्लीटली वायोलेट्स वोमेन्स राइट, मतलब औरतों के अधिकार को छीनता है, एंड डिनाइज दियर सिमिलर अपॉर्चुनिटीज इन सोसाइटी। आप लोगों को लग रहा होगा नौकरी लेंगे दहेज लेंगे, और यहाँ क्या क्या पढ़ना पड़ रहा है। मतलब एसएससी इस हद तक तैयार है कि बच्चा लोग को नौकरी लगेगा दहेज लेगा ये लोग। ऐसा सा सवाल डाल दो ताकि दिमाग में रहे नहीं लेना है। ठीक है, डाउरी कंप्लीटली, देखिए आप ऑप्शन ढूंढिए यहाँ पे कौन सा सही हो सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो आपको बदलना है ना वो सिमिलर अपॉर्चुनिटीज बदलने हैं। ठीक है, यानी ये दोनों वर्ड आपको बदलने हैं कि इसके जगह पे आप क्या इस्तेमाल कर सकते हो। नो सब्स्टिट्यूशन नहीं है। डॉरी कंप्लीटली वायलेट्स वोमेन्स राइट्स, मतलब महिलाओं के अधिकार को वायलेट करता है, एंड डिनाइज देम, और मना करता है सिमिलर अपॉर्चुनिटीज इन सोसाइटी। ठीक है, तो आप क्या प्रयोग कर सकते? सिमिलर अपॉर्चुनिटी कहने मतलब वो समानता का अधिकार, यही तो है। कि डॉरी क्या होता है कि महिलाओं के अधिकारों को उनसे वायोलेट करता है और साथ में उन्हें मना करता है समानता के अधिकार से। मान लीजिए जैसे पुरुष है, नौकरी लग गया तो क्या हो गया, लड़की दहेज काहे देगी, लड़का दहेज काहे नहीं देगा, और दहेज देगा ही क्यों? जब लड़के लड़के समान है तो दहेज क्यों देगा? ठीक है, लड्डू तो फूट रहे होंगे मेरे को पता है। चलिए ठीक है,
ठीक है, तो देखते हैं सिमिलर अपॉर्चुनिटीज के लिए आप क्या प्रयोग कर सकते हैं। एन इक्वल स्टैंडिंग हो सकता था, एन अप्रोप्रिएट डिजायर, डिजायर इच्छा तो कुछ भी नहीं है ऐसा, एन इंक्रीजिंग ऑनर बिल्कुल नहीं, ठीक है, इंक्रीजिंग कोई मीन्स नहीं है, हमको बस एक ऐसा वर्ड चाहिए जो बराबरी का अधिकार दे। सिमिलर अपॉर्चुनिटी मतलब बराबरी, यही तो। एन एक्यूरेट प्लेस, अरे भाई क्या एक्यूरेट प्लेस, कुछ नहीं, एन इक्वल स्टैंडिंग ये सही होगा, ठीक है। डॉरी कंप्लीटली वायलेट्स ह्यूमन राइट्स एंड डिनाइज देम, एन इक्वल स्टैंडिंग समानता के अधिकार से उन्हें डिनाइज करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको समानता के अधिकार संबंधी कुछ वर्ड चाहिए था और वो फर्स्ट नंबर में ही हमें मिल रहा है, तो वही एक सही आंसर होगा, बाकी सब गलत है। देखिए लिजार्ड है, छिपकली, मूव्स फ्रॉम वन, अच्छा ये होल दिया हुआ है ना, यहाँ से आप बदलिए इसको जहां तक जाएगा ईट्स तक, ठीक है। तो देखिए होल ऐसा तो है ही नहीं भाई, ये तो होल ही लिखना चाहिए कि एक छेद से दूसरे तक जाता है। तो लिजार्ड्स, लिजार्ड देखिए सिंगुलर है ना, सिंगुलर है तो आपके सामने यहाँ V5 का इस्तेमाल करना है, तो कोई भी नहीं छटा, सारा सही है। ये तो होगा नहीं, है ना। आप यहाँ से वन होल है, वन होल है, वन होल है, तो यही दोनों में से कोई एक होगा। और देखते हैं, मूव्स फ्रॉम वन होल टू अनदर एंड इट्स इंसेक्ट्स हिडन इन द होल बट इट्स, अरे गलत बात है भाई, नेगेटिविटी कुछ नहीं। देखिए जब भी बट आ जाए ना, दो चीज ध्यान रखिए, यदि इसके बाद पॉजिटिव है तो इसके पहले नेगेटिव होगा, अगर इसके पहले पॉजिटिव है तो इसके बाद नेगेटिव होगा। अगर मैं मान लीजिए यहाँ पे बट का इस्तेमाल करूँ, बट का इस्तेमाल करूँ, या लिजार्ड्स मूव्स फ्रॉम वन होल टू अनदर, एक लिजार्ड एक होल से दूसरी जगह मूव करता है। दूसरा, इट इंसेक्ट हिडन इन द होल, और जो इंसेक्ट उस होल में हिडन है, छुपे हुए, उसको खाता है। आप बताइए कि दोनों में कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव का सेंस आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। जैसे नेगेटिव पॉजिटिव का सेंस कहाँ आता है? जैसे मैं पढ़ा बट पास नहीं हो पाया, मैं पढ़ा बट पास नहीं हो पाया, तो मैं पढ़ा पॉजिटिव चीज था पर पास नहीं हो पाया नेगेटिव चीज था। उसी तरह लिजार्ड के केस में आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये एक होल से दूसरी जगह जा रहा है और जो उस होल में छिपे हुए हैं उसको खा रहा है, तो ये कुछ सेंस ऐसा देता है। तो आपके सामने बट वाला ना होके थर्ड नंबर सही होगा। ये बट के बारे में चीज आप याद रखिएगा कि बट के सामने क्या केस होता है। मैं इस चीज को आपके लोग के लिए यहाँ नोट डाउन करके रख देता हूँ ताकि एक चीज आपके लिए बताने के लिए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। लिखा हुआ है, पहले तो थोड़ा पोछा लगा लेते हैं और फिर आते हैं आपके सामने न्यू सवाल लेकर, ठीक है। देखिए 4 नंबर सवाल है, द प्रिंसिपल वेन टू या स्टेप फर्दर। अच्छा यहाँ से ही आपका ऑप्शन मिल जा रहा है ना, यहीं से। अब मैं यहाँ से जब पढ़ा ना तो मेरे को यहीं से समझ में आ गया कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए दो वर्ड होता है यहाँ पे, एक होता है फर्दर और एक होता है फर्दर, ठीक है। पढ़ने में लगभग सेम जैसा है। फर्दर मतलब होता है दूर जाना, ठीक है। फर्दर एक डिस्टेंस का जहां से बोध होता है, एक डिस्टेंस का बोध होता है। और फर्दर मतलब क्या होता है? ज्यादा, अतिरिक्त। इसका मतलब क्या होता है? ज्यादा या अतिरिक्त आप बोल सकते हो, फर्दर फर्दर, ठीक है, ठीक है। फर्दर या ज्यादा। तो लिखा हुआ है द प्रिंसिपल वेंट या स्टेप फर्दर। अब वो दूर जाता है, टू डिक्लेयर 12th जून एज ए हॉलीडे, ऐसा नहीं अर्थ होगा। इसका सिंपल मतलब होगा कि उसका जो प्रिंसिपल है ना, वो एक स्टेप ज्यादा जाता है या एक स्टेप आगे निकल कर आगे डिक्लेयर करता है कि 12th जून क्या होगा? हॉलीडे होगा फॉर इंटायर ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पर फर्दर एक ज्यादा सेंसेबल वर्ड बनता है। तो वेंट या स्टेप फर्दर, वेंट या स्टेप फर्दर आपका सेकंड नंबर ही सही होगा कि प्रिंसिपल आगे बढ़ के, एक स्टेप फर्दर बढ़ के, अतिरिक्त बढ़ के, ज्यादा बढ़ के, है ना, और डिक्लेयर करता है कि 12 दिन क्या है? एक हॉलीडे होगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। देखिए 5 नंबर में आपका लिखा हुआ है, ऑल्दो माई फ्रेंड्स बेग्ड मी। यहां से आपको बदलना है यहां तक, ठीक है। आई चूज नॉट टू गो फॉर द रियूनियन। अरे भाई, आई केम फ्रॉम, आई केम फ्रॉम मार्केट, सिंपल है। आई गो टू मार्केट, और उससे सिंपल है। तो भैया जब गो के सामने टू यहां लगाए तो यहाँ गो के बाद फोर क्यों हो जाएगा? यहाँ भी गो टू होगा। आई चूज नॉट टू गो टू द यूनियन, मैंने तय किया कि मैं यूनियन जाऊंगा ही नहीं। आई चूज नॉट टू गो टू द मार्केट, सिंपल है। मैं यहाँ यूनियन हटा दूं तो यहाँ पर भी मार्केट भी, आई चूज नॉट टू गो टू द मार्केट, आई चूज नॉट टू गो टू द यूनियन। तो सिंपली है, आप गो टू एक आपके सामने यहाँ एक वर्ड बनता है और आप इस चीज को याद रखिए कि गो टू, ठीक है। अच्छा इसके सामने मिलता जुलता भी बहुत सारे वर्ड आएंगे, मैं आपको एक एक करके थोड़ा बहुत लिखाता हूँ, आप याद रखिएगा कि पहला तो गो टू हुआ। अच्छा इससे भी पहले हम लोग पढ़े थे रिफ्यूज्ड, ठीक है, रिफ्यूज्ड फ्रॉम, ठीक है। ठीक है, नहीं रिफ्यूज फ्रॉम नहीं, इसको छोड़िए, अभी इसको छोड़ दीजिए, है ना।
चलिए ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहां पर मैं बताने वाला था रेफर टू करके, रेफर टू है ना, रेफर टू, और एक वर्ड आप डाल सकते हो कन्फाइंड टू। ठीक है, ये सब पूछे हुए सवाल हैं। ठीक है, आप इतना छोटे छोटे प्रीपोजिशन आप याद रखिए, आपको काम देगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आगे बढ़ते हैं हम लोग। आई चूज नॉट टू गो टू द यूनियन, तो आपके सामने सेकंड नंबर इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखता हूं मैं। ऐसा क्यों होता है कि ये उठ के यहीं पे आता है? सी वॉज एम्बेरस्ड बिकॉज हर फ्रेंड्स वर लाफिंग ओन हर। नहीं भाई, लाफ एट प्रयोग होता है, LAUGHT, लाफ एट। ठीक है, आपने पढ़ा क्या प्रयोग होता है? लाफ एट, LAUGH, लाफ एट। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपके सामने? हर फ्रेंड्स वर लाफिंग एट हर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। डज इट डिफिकल्ट, देखिए आपको बदलाव यहीं पे करना है। डज इट, जब मेरे पास ये वर्ड आया है तो मैं यहीं से समझ गया कि आंसर क्या हो सकता था। देखिए आरंट इट तो होगा नहीं, इट इज प्रयोग होता है ना, इट इज प्रयोग होता है। इट आर कभी प्रयोग नहीं होता, ध्यान रखिएगा। इट इज प्रयोग होता है, इट आर कभी प्रयोग नहीं होता। इट क्या होता है? सिंगुलर ऑब्जेक्ट को शोकेस करता है, सिंगुलर को। ठीक है, डू इट हो सकता था, डू इट डिफिकल्ट, लेकिन समझिए अगर मैं ईट मानूं तो ईट के साथ डू कैसे आ सकता था? ईट के साथ डज आ सकता है। इट डज नॉट होता है, इट डू थोड़ी ना होता है, इट डज होता है। इट डज, इट इज डू नहीं होता है। ठीक है, ये भी नहीं होता। इजेंट इट हो सकता था, वुड इट वुड इट, अरे नहीं भाई, इजेंट इट सही है। इजेंट इट डिफिकल्ट टू ड्राइव ए लॉरी थ्रू ए क्राउडेड नैरो लाइन, मतलब मुश्किल नहीं होता है कि एक लॉरी को आप, क्राउडेड नैरो लाइन है मतलब पूरी भीड़ वाली एक छोटी सी पतली गली है, आप उसमें से एक लॉरी निकाल दो। इज इट नॉट डिफिकल्ट? सिंपल है। इजेंट इट डिफिकल्ट टू ड्राइव ए लॉरी थ्रू ए क्राउडेड नैरो लाइन, यही एक अर्थ बनता है इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देते हैं। इवर सिंस यंग, इवर सिंस यंग, ठीक है, यू आर टाउट दैट वी कैन ओबे आवर एल्डर्स। जब भी बात ओबे की आती है ना तो हम लोग को शुड है, वी शुड ओबे आवर टीचर। हम लोग शुरू से पढ़े हुए, वी शुड ओबे आवर टीचर। हमें अपने टीचरों के, हमें अपने बड़ों की आदर करनी चाहिए। कर सकते हैं ऐसा कोई सेंस नहीं है ना, करनी चाहिए, है ना, रिस्पेक्ट के लिए। वी शुड ओबे आवर टीचर, वी शुड प्रयोग होगा, कैन नहीं, गलत है ये। नेक्स्ट देखते हैं। द सब्सिक्वेंट QR कोड्स विल हेल्पिंग, विल के बाद भाई V1 चाहिए, कैसे कैसे सवाल बनाता है भाई। ठीक है, विल हेल्पिंग को बदलना है आपको, तो द सब्सिक्वेंट QR कोड्स हेल्प। देखिए यहाँ सब्सिक्वेंट QR कोड्स, यहाँ कोड्स यानी प्लूरल है। ठीक है, तो आपको भी यहाँ पे हेल्प्स तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, यही दोनों में हो। देखिए एक जनरल सेंटेंस है, जनरल सेंटेंस है तो पास्ट में नहीं हो सकता, तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर सही सही होगा। ठीक है, द सब्सिक्वेंट QR कोड्स हेल्प यू एक्सेस द डेटा, हेल्प यू एक्सेस्ड नहीं प्रयोग होगा। ठीक है, एक्सेस्ड मतलब QR कोड मदद किए थे आपको कि डेटा को एक्सेस करने में मदद किया था, नहीं QR कोड तो अभी भी मदद करता है हमको। एक जनरल सेंटेंस है ना, जनरल सेंटेंस है। 10 सबसे हमको ये सिर्फ एक समझिए कि हैबिचुअल हैबिट का तरह हमको प्रयोग करना है। हैबिचुअल हैबिट, इसके लिए हमको प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस चाहिए ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, द सब्सिक्वेंट QR कोड्स हेल्प यू एक्सेस द डेटा, यानी जो QR कोड्स है वो आपको मदद करते हैं डेटा को एक्सेस करने में। ठीक है, तो आपको इसमें जो 9 नंबर यहाँ मेंशन है उसमें पहला नंबर सही होगा, एक जनरल सेंटेंस है। ठीक है, जनरल सेंटेंस के लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। आप लिख भी सकते हैं कि जनरल सेंटेंस जो होते हैं, जनरल सेंटेंस बोलिए, या फिर आप बोल सकते हैं हैबिचुअल सेंटेंस। हैबिचुअल सेंटेंस कहने का सिंपल मतलब आप हैबिचुअल ही याद रखिए, ज्यादा याद रहेगा। हैबिचुअल मतलब आदतन वाली क्रियाएं, यानी जिनमें आदत जुड़ा हो जाए ना, उसके लिए आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे। जिनमें आदत हो, जिनमें हैबिचुअल हैबिट की, जैसे QR कोड स्कैन करना, आप डेटा को एक्सेस करते हो, एक आदत वाली चीज है ना। देखिए, व्हाट इज द क्वालिटीज ऑफ ए गुड टीचर। देखिए यहाँ ये क्या है ना, क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये आपका सब्जेक्ट है और ये प्लूरल में है। ठीक है, प्लूरल में, तो इसके लिए जो वर्ब आता वो भी प्लूरल होता, यानी यहाँ आर चाहिए था, आर द क्वालिटीज, ये सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। दे इज, दे प्लूरल है तो इज ना होकर यहाँ आर होगा, तो दे आर गोइंग, ये सही आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट चलते हैं। द स्टूडेंट रिपीटेडली रिफर्ड अबाउट, गलत बात है, अभी मैंने आपको बताया कि रिफर टू होता है, रिफर टू होता है, लाफ एट होता है ना,
गो टू होता है, ये सब चीजें थोड़ी बहुत चीजें छोटी छोटी चीजें याद रखिए। तो रेफर टू वन पार्टिकुलर, द स्टूडेंट रिपीटेडली रेफर करते हैं टू वन पार्टिकुलर ऑथर ड्यूरिंग हिज प्रेजेंटेशन। तो रेफर टू ये सही आता है आपका आंसर। अच्छा, पूछ सकते हैं सवाल कि सर प्रीपोजिशन में इतना सारा रटना होगा, मतलब बहुत सारा सब रटेंगे? बिल्कुल नहीं। एसएससी का एक रूल है कि वो अपना 90% रिवाइज करती है, 90% सवाल रिपीट करती है। तो बस आप यदि आप यही चीज रट लेते हैं ना, तो यही से आपका एग्जाम हो जाएगा। आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है, बस 10 से 15 साल का प्रीवियस रिकॉर्ड पढ़ के चलिए, सब हो जाएगा। और जो छूट गया वो भगवान की दया से हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल। लिखा हुआ है द यंग गर्ल वॉज सो अफ्रेड। देखिए, इसमें भी एक अच्छा प्रिपोजिशन है कि अफ्रेड के साथ ना, अफ्रेड के साथ ऑफ का प्रयोग होता है। ठीक है, समझे? नहीं, नेक्स्ट सवाल 13 नंबर सवाल देखते हैं। द यंग गर्ल वाज सो अफ्रेड ऑफ हर। देखिए, अफ्रेड जो प्रीपोजिशन होता है ना, तो अफ्रेड के साथ हम लोग ऑफ ही लगाते हैं। अफ्रेड ऑफ नाउन लिख सकते हो आप, ठीक है, अफ्रेड ऑफ ये प्रीपोजिशन है, इसमें कुछ कर नहीं सकते आप लोग। ठीक है, आप क्या लिखोगे यहाँ पे? अफ्रेड ऑफ। ठीक है, अफ्रेड ऑफ, और कुछ तरीका नहीं है। बिल्कुल अच्छे सवाल हैं कि प्रीपोजिशन से भी कुछ आपके सामने सवाल रखे गए हैं। तो बस आप छोटी मोटी चीजें यही सवाल कर लीजिए, आपके लिए एग्जाम में यही हो जाएगा। अफ्रेड ऑफ होता है, लाफ एट होता है, ठीक है, लाफ एट होता है, रेफर टू होता है, रेफर। अब यही सब, कुछ नया मत पढ़िए, बस इतना ही पढ़िए। अरे 90% रिवाइज होता है, रिपीट होता है। यदि एक दो सवाल आ भी गया तो वो भी कोई कोई शिफ्ट में आता है, तो एक दो सवाल के लिए इतना पूरा प्रिपरेशन नहीं पढ़ना है। ओबियसली आपको दिमाग में रखना है वो चीज़ें। कई बार एग्जाम में गेस करना पड़ता है, और गेस सही भी होता है, क्योंकि बड़ा रॉकेट साइंस जैसा नहीं आता है। ठीक है, तो द गर्ल वाज सो अफ्रेड ऑफ सही है। और यहाँ पे आप चलिएगा तो ये भी नहीं होगा, अफ्रेड टू अफ्रेड एट नहीं होता है, लाफेट होता है। तो आपके नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। वाह, ऐसा सवाल होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए, लिखा हुआ है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पेड ट्रिब्यूट टू पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑन हिज डेथ डे। देखिए, डेथ डे आपको ये बदलना है। अब देखिए, फेस्टिविटी कोई त्यौहार तो है नहीं, रिकरेंस मतलब ऐसा तो है नहीं कि उनकी मृत्यु बार बार हो रही है ना। रिकरेंस मतलब बार बार उत्पन्न होना, जन्म होना, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सेरेमोनी जो होता है ना, एक पॉजिटिव सेंस में प्रयोग होता है, जैसे समारोह है, मेला है, समारोह है ना, एक सेरेमोनी रखा गया, एक समारोह में रखा है। एनिवर्सरी होता है कि एक सालाना दिखाता है, यानी जो काम एक साल में होता है ना, उसको सालाना बोलते हैं। तो डेथ एनिवर्सरी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, ये भी एक साल में होता है। इसलिए अभी तक हम लोग मैरिज एनिवर्सरी के लिए एनिवर्सरी वर्ड का इस्तेमाल करते थे, लेकिन एनिवर्सरी वो होता है, वो क्रियाकलाप जो साल में एक बार किया जाता है, या उसको याद करने के लिए किया जाता है। तो डेथ एनिवर्सरी मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु की एनिवर्सरी को याद करने के लिए किया जाता है। ठीक है, डेथ एनिवर्सरी आपका यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल चलते हैं। देखिए, लिखा हुआ है गेस दैट वेसल होल्ड्स द लीस्ट वाटर। गेस दैट वेसल, ये तो देखिए, जब भी दैट का प्रयोग होता है ना, दैट वेसल यहाँ पर प्रयोग हुआ है, तो दैट ना किसी खास वेसल को रिफर कर रहा है, दैट पर्सन, दैट वन, या दैट वन पीपल, किसी खास को रिफर करता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन मार्क देख के लगता है ना कि ये दैट का तो नहीं आया, कोई क्वेश्चन मार्क वाला वर्ड चाहिए। तो यानी यही समझिए कि दैट को हमको बदलना है, तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यही दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, आप समझिए वेसल जो है ना आपका सिंगुलर है, सिंगुलर है, तो इसके सामने आपको एस और ईएस लगा के वर्ब वाला प्रयोग करना पड़ेगा, यानी विच वेसल होल्ड्स द लीस्ट वाटर, ये आपका सही होगा। ठीक है, तो गेस विच वेसल होल्ड्स द लीस्ट वाटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। इट इज मोर हॉट नाउ। अरे क्या है, देखिए मैं आपको इसमें एक चीज बताता हूँ कि मोर हॉट नहीं होता भाई, हॉटर वर्ड एग्जिस्ट करता है, ये सही होगा। लेकिन ब्यूटीफुलर वर्ड नहीं होता, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुलर वर्ड नहीं होता। क्यों नहीं होता है? इसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं मोर ब्यूटीफुल। ठीक है, मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल। अच्छा, क्यों? आप इसको ट्रिक से समझिए। ट्रिक क्या है हुआ? ट्रिक क्या है कि जिस वर्ड को तोड़ तोड़ कर पढ़ना पड़े ना, उसके लिए आप मोर का प्रयोग कीजिए। जिस वर्ड को तोड़ तोड़ कर पढ़ना पड़े, उसके लिए मोर का इस्तेमाल। जैसे होट, कुछ तोड़ना नहीं पड़ा तो होटर। ब्यूटीफुल, तोड़ के पढ़ना पड़ा, इसलिए मोर ब्यूटीफुल। ठीक है, समझ गए? चलिए नेक्स्ट सवाल। देखिए, इसमें यदि हम समझने के दायरों को लेकर चले ना कि क्यों ऐसा हो रहा है कि होठ के साथ ई आर तो लग जा रहा है,
लेकिन ब्यूटीफुल के साथ ब्यूटीफुलर नहीं लग रहा है, ब्यूटीफुलर नहीं लग रहा है। होटर के साथ इसलिए लग रहा है ना कि हो सकता है वो 20 डिग्री सेल्सियस गर्म हो, 40 डिग्री सेल्सियस गर्म हो, तो हम कह सकते हैं कि जो पानी है मेरा 40 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये इससे क्या है, होटर है, थोड़ा गर्म है। कंपैरेटिव डिग्री का हम जब भी प्रयोग कर सकते हैं तो हम एक से थोड़ा सा ज्यादा बेहतर दिखाने की कोशिश करते हैं दूसरी चीजों को, ठीक है। लेकिन हम जब ब्यूटीफुल वर्ड इस्तेमाल करते हैं इसका मतलब होता है सुंदर, है ना, सुंदर। तो ऐसा तो होता नहीं कि आदमी बोले यार तुम इतना सुंदर हो, क्योंकि सुंदरता नापने का कोई पैमाना नहीं है। किसी की सुंदरता यानी मुखड़ी की सुंदरता मापने का कोई पैरामीटर नहीं है कि तुम 4 नंबर खूबसूरत हो, तुम 6 नंबर खूबसूरत हो, तुम 8 नंबर खूबसूरत हो, ऐसा कुछ नहीं है। ब्यूटीफुल तुम खूबसूरत हो, सिंपल होता है। चोरी नहीं, खूबसूरती चेहरे से वो मन की खूबसूरती भी नापा जाता है, शायद इसीलिए पैरामीटर नहीं रखा हो गया होगा। तो ब्यूटीफुल का क्या है, कोई पैरामीटर नहीं है, कोई पैरामीटर नहीं है। किसी आप किसी को बोल सको कि यार तुम तो ब्यूटीफुलर हो, तो ऐसा एक गलत हो जाता है। हम क्या करते हैं, हम ये बोलते हैं कि यार तुम इससे ज्यादा खूबसूरत हो। जब हम इस सेंस में प्रयोग करते हैं ना, तो वहां पर हम करते हैं मोर ब्यूटीफुल देन समवन ब्यूटीफुल, है ना। देखिए, दोनों व्यक्ति ब्यूटीफुल है। अगर मैं दो व्यक्ति के बीच में बोलूं कौन ब्यूटीफुल है, तो मैं बोलूंगा दोनों ब्यूटीफुल है, एक सेंस में, क्योंकि आदमी मन से खूबसूरत होता है, चेहरे से नहीं। ये भी खूबसूरत है, ये भी खूबसूरत है, लेकिन हमको दिखाना है यार ये ज्यादा खूबसूरत है, ब्यूटीफुलर नहीं, मोर ब्यूटीफुल प्रयोग करना पड़ेगा, मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल। आशा करते हैं आपको ये चीज छोटी छोटी बहुत सी चीजें समझ में आई होगी। और चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल। खत्म क्यों नहीं हो रहा है? देखिए लिखा हुआ है, योर वर्क डायरी विल, एक चीज जो है ना, ये सवाल आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, एक डेंजर सवाल है आपके सामने। और इस चीज को समझना बहुत मुश्किल चीज है, ठीक है, बहुत मुश्किल चीज है कि आप इस चीज को बेहतर ढंग से समझ पाओ। मैं आपको इसमें एक बेसिक आइडिया बताता हूँ कि जब आप इस सवाल को सॉल्व कर रहे हो ना, तो इसको बनाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और वो मेहनत कैसा हो जाएगा, आप लोग पढ़े होंगे कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आता है, और मेन वर्ब के बाद मेरा ऑब्जेक्ट आता है। एक जनरल सेंटेंस है, आप इसको कंप्लीट सेंटेंस, हम लोग इसको एसएमवी भी लिखते हैं कि यदि मान लीजिए हेल्पिंग वर्ब कहीं जगह हो सके गायब भी हो ना हो, है ना, सी वर्क्स, है ना, सी राइट्स या लेटर, तो राइट्स मेन वर्ब या लेटर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन कहीं एक जनरल कंप्लीट सेंटेंस में बोलूं तो बोलूंगा सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, इतना होता है। अब समझने की कोशिश कीजिए यहाँ पर योर वर्क डायरी। अच्छा, मैं यहाँ थोड़ा जगह क्लियर कर लेता हूँ ताकि आपको ये बेहतर समझ में, मैं समझा में पाऊँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है योर वर्क डायरी, आपके सामने एक सब्जेक्ट हो जाएगा। देखिए डायरी तो नाउन है, ये दोनों इसकी विशेषता बतला कि योर वर्क डायरी, आपकी जो वर्क डायरी है ये एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। तो योर वर्क डायरी एक नाउन हो गया, विल क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, है ना। अब समझने की कोशिश कीजिए यहाँ पर हम किसको प्रयोग कर सकते हैं, विल बेनिफिट, ठीक है, विल बेनिफिट तो सही है सर, विल है, हेल्पिंग वर्ब है, बेनिफिट बेनिफिट मेन वर्ब है, वो भी सिंगुलर है, सही है। इसके बाद तो हमको ऑब्जेक्ट चाहिए था, ऑफ क्या मेरा ऑब्जेक्ट, ऑफ क्या मेरा ऑब्जेक्ट नहीं है, ये गलत हो जाएगा। डायरी विल बेनिफिट, अरे विल के बाद भी वन प्रयोग होता है, ये तो गलत हो गया। अच्छा, डायरी ऑफ बेनिफिट, अच्छा मान लीजिए सर डायरी ऑफ बेनिफिट है, यदि ऐसा, ये तो नाउन की तरफ प्रयोग होता, पर इसके बाद तो हमको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब भी चाहिए था, पर ये तो है ही नहीं। सीधा यदि मैं यहां से ले लूं तो ये तो एक सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट क्लॉज दिखता है ना, ऑब्जेक्ट क्लॉज ही दिखता है ना फिर ये। अगर मैं सब्जेक्ट ही, डायरी ऑफ बेनिफिट क्या है, सब्जेक्ट की तरह काम करेगा, क्योंकि वर्ब तो है ही नहीं इसमें, क्योंकि ऑब्जेक्ट के बाद तो सब नाउन ही आता है। अब यहीं पे थोड़ा सा गेम चेंजिंग हो जाता है सी नंबर सवाल के लिए, ठीक है, सी नंबर सवाल के लिए वो ये कंप्लीट फिट बैठता है इस पैटर्न पे कि मैं क्या कर रहा हूं सर, योर सब्जेक्ट हो गया, विल आपका यहाँ हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, बी आपका यहाँ मेन वर्ब हो जाएगा, और ऑफ बेनिफिट, क्योंकि ऑफ के बाद हम लोग नाउन का ही इस्तेमाल करते हैं और ये पूरा एक ऑब्जेक्ट क्लाउज की तरह इस्तेमाल होता है, ठीक है। यानी सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब प्लस आपके सामने ऑब्जेक्ट की तरह जो है ऑफ प्लस बेनिफिट आ जाता है, यानी यही आपका एक पूरे सेंटेंस को फिट करता है। तो कई बार ऐसे ग्रामेटिकल एरर जैसे सवाल यदि आते हैं ना, तो आप इन चीजों को ध्यान रखें कि कैसे हमको इस चीजों को सॉर्ट आउट करने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है योर कोलिजन वाज विटनेस्ड बाय द पेडेस्ट्री, पेडेस्ट्री मतलब जो पैदल रास्तों पर चलते हैं, और योर कोलिजन ही आपको एक वर्ड यहाँ पर बदलना है, कि द कोलिजन वाज विटनेस्ड बाय द पेडेस्ट्री।
तो पावरफुल ब्लास्ट, कोलिजन हुआ है ना, झगड़ा हुआ है, तो वायलेंट एक्सीडेंट हो जाएगा इसमें। प्रोटेस्ट मार्च नहीं है। आपको सब्स्टिट्यूट करना है। आप पढ़ते पढ़ते भूल मत जाइएगा कि आपको ग्रामेटिकल एरर निकालना है, आपको सब्स्टिट्यूट करना है। इस वर्ड के बदले मैं कौन सा बेहतर वर्ड निकाल सकता हूँ, तो वो होगा वायलेंट एक्सीडेंट। कोलिजन हो गया, दो लोग लड़ गए, मतलब वायलेंट एक्सीडेंट हो गया। फनरल प्रोसेसन, इस सब चक्कर में मत पड़िए, ठीक है। आपके सामने सेकंड नंबर सही है, ठीक है। चलिए ठीक है। डॉग्स आर द मोस्ट एडोरेबल एंड लवेबल बीइंग टू टच, आपको इसको रिप्लेस करना है, आपको इसको रिप्लेस करना है, नहीं सब्स्टिट्यूट करना है। यहाँ पर कोई ग्रामेटिकल एरर आप ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा। और मुझे लगता है कि द डॉग्स आर मोस्ट एडोरेबल एंड लवेबल पेट्स टू कीप, ठीक है। कुत्ते सबसे ज्यादा मतलब प्रिय, प्यार करने लायक जो है पालतू जानवर है जिसे लोग रखते हैं। ओबियसली सारा ऑप्शन मत पढ़िए, आपका सिर्फ यही आंसर सही होगा, ठीक है, और कुछ सही नहीं होने वाला। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, लिखा हुआ है दिस सर्टेनली वाज ए फीबल, फीबल वर्ड आपको बदलना है। अटेम्प्ट टू कैप्चर द कलक्रिप्ट, ये कलक्रिप्ट को पकड़ना है, और इसके लिए एक वर्ड हमको चाहिए। देखिए इनफिएबल मतलब होता है, इनविएबल मतलब होता है इच्छा, इच्छा मतलब अट्रैक्टिव। जैसे मेरे को मन है कि मैं एक सफारी कार लूं, सफारी का कार होता है क्या, नहीं होता है ना, फॉर्चूनर लूं, मेरी इच्छा है। फीबल इच्छा है। इनइविएबल मतलब क्या होता है, इच्छा होता है। रिफ्रेन मतलब दूरी बना के रखना। पावरफुल, पावरफुल हो सकता था कि दिस सर्टेनली वाज ए पावरफुल अटेम्प्ट, है ना, पावरफुल अटेम्प्ट, पावरफुल अटेम्प्ट टू कैप्चर द कलक्रिप्ट, ये कलक्रिप्ट को पकड़ने के लिए एक जरूरी एक ताकतवर अटेम्प्ट हो सकता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अब आपके सामने एक यहाँ पे इडियम्स आता है, और वो इडियम्स है एडिंग्स एंड अबेट्स। पहले तो सर ये गलत है, क्योंकि ये दोनों अधिक भर्ब है, ये भर्ब है, तो इसके साथ सेम, यदि यहाँ आईएनजी तो यहाँ भी आईएनजी होता। अगर यहाँ यस लगा तो यहाँ भी यस लगा होता। अगर मैं यही सेंस लेकर चलूँ तो ये भी गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। यानी आपके सामने दो या तीन में से कोई एक आंसर होता। पहली चीज, यदि मैं कुछ और ना भी सोचूं तो एड्स, आपने पढ़ा होगा कि एंड्स के पहले जो भर्ब का फॉर्म होगा वही एंड के बाद भी भर्ब का फॉर्म सेम होगा, आप इसमें अंतर नहीं कर सकते, ठीक है। एंड के पहले जो वर्ब फॉर्म होगा उसके बाद भी वर्ब फॉर्म सेम होगा, आप इसमें कुछ अंतर नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो आनी आपके सामने या तो दो आंसर हो सकता था या तीन नंबर आंसर हो सकता था। अब देखिए, इज वाइफ इज, अब इज के बाद तो या तो सर नाउन आता है या फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाइए। आनी आपके सामने सेकंड सही हो जाता। क्या अर्थ होता है नहीं होता है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बस थोड़ा बहुत गेस करके, थोड़ा बहुत आइडिया लगा के, थोड़ी बहुत नॉलेज लगा के मैं बस कैप्चर कर ले रहा हूँ कि यार सेकंड नंबर आंसर होगा, 1 3 4 तो नहीं होने वाला। चलिए अब एड्स और एबेट्स मतलब अंतर समझते हैं, ठीक है। एड्स और एबेट्स का अंतर समझते हैं, क्योंकि जब वर्ड आए हैं तो उसको सीखते भी चलेंगे, ताकि नए जब एग्जाम में आए तो हम उस चीज़ को। एड मतलब क्या होता है, सपोर्ट करना, हेल्प करना, सिंपल है। एड्स मतलब सपोर्ट करना या हेल्प करना। अबेट्स मतलब क्या होता है, उकसाना, यानी किसी को हेल्प करते हुए उकसाना। उकसाना एक नेगेटिव मीनिंग वर्ड है। उकसाना क्या है, नेगेटिव, यानी किसी को आप गलत काम में हेल्प करके उसको उकसा रहे हो, ठीक है। जैसे बोलो जाओ लड़ जाओ, मार डालो। ये क्या हुआ, एड्स एंड अबेट्स हुआ, किसी को लड़ने झगड़ने के लिए उकसाना। तो हिज वाइफ इज अबेटिंग एंड एडिंग एंड अबेटिंग। देखिए अब यहाँ पर बेटिंग नहीं है वर्ड, अबेटिंग होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन ये नहीं होगा आपका। यानी आपका थर्ड नंबर ही फिर सही बचता है, और इसके सिवा कोई भी सही नहीं बचता है, ठीक है। यानी इसका मतलब ये होगा कि एड्स एंड अबेट्स जो वर्ड होगा आपका, वो वर्ब की तरह इस्तेमाल ना होकर एक नाउन की तरह इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक है। वो भी नहीं होगा, कैसे होगा, उसके बाद हिम भी तो एक नाउन है ना। अच्छा, ये सवाल को मैं थोड़ा आपके सामने क्लियर कर देता हूँ कि ये कैसे होगा, ठीक है। एक्चुअली यदि सब्स्टिट्यूट करने के बारे में बोला गया होगा तो ये इज से यहाँ तक आपको सब्स्टिट्यूट करना है, और अगर आप ऐसा करोगे थर्ड नंबर आपका सही आंसर होगा, ठीक है। कि हिज वाइफ एड्स एंड अबेट्स, देखिए हमने कैसे पकड़ा। आप देखिए नाउन, ये नाउन है, अगर मैं ये मान भी लेता कि हिज सही और एड्स एंड अबेट्स, तो ये नाउन की तरह ट्रीट होता, और दो नाउन लगातार नहीं आ सकते, मैंने आपको पहले भी बताया है। तो बस ये छोटी मोटी चीजें हैं, अगर आप ठीक से पढ़ेंगे तो आपको हेल्प करेंगे। तो मतलब गलत काम के लिए उकसाना नहीं, क्रिमिनल लॉ है उसके लिए उकसाना। अब बाकी पढ़ लीजिएगा, ये इसका ओरिजिन है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और ये लास्ट सवाल में कितना नंबर से 25 नंबर सवाल है, ठीक। आई हैव टू सेव ही दिस कूपन इन केस आई कम बैक टू द स्टोर टुमारो। अगर आई हैव टू सही है, हैव टू के बाद भी वन प्रयोग सही हुआ है।
आई हैव टू सेव दिस कूपन, सही है। इन केस अगर आई कैम बैक टू द स्टोर टुमारो, कि अगर मैं कल वापस आता हूँ, तो कोई इशू नहीं है, नो सब्स्टिट्यूशन, है ना, कोई भी दिक्कत नहीं दिखता है, और नो सब्स्टिट्यूशन ही इसका सही आंसर होगा, ठीक है। इन केस आई विल कम बैक, कोई जरूरी नहीं है विल लगाना, ठीक है। आई विल कम बैक, इन केस मतलब ये हुआ कि वो आएगा, इन केस अगर वो कल आया, ठीक है। इन केस ही कम्स टुमारो प्रयोग करते हैं हम लोग, इन केस ही कम्स टुमारो, ही कम्स टुमारो, अगर वो कल आता है। जनरली आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि टुमारो, ये सब जो वर्ड आता है ना, इसके लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही प्रयोग करते हैं। यह थीन लेयर ऑफ सबस्टांस कॉल्ड सोयल, देखिए मेंटेन्स द लेवल, आपको ये बदलना है, ठीक है, मेंटेन्स द लेवल, ठीक है। या थीन लेयर ऑफ सबस्टांस कॉल्ड सोयल क्या करता है, ऑफ द अर्थ एंड इज वेयर प्लांट रूट्स आर फाउंड, क्या करता है अर्थ का जहां पे रूट प्लांट पाए जाते हैं। कवर द सरफेस को कवर करता है, कंट्रोल द ग्रोथ, रिमूव द टेक्सचर, डिजाइन एंड कल्टीवेशन, ये दोनों तो खराब है। कंट्रोल द ग्रोथ, ऐसा कुछ नहीं है। जहां मिट्टी पाया जाता है वो ग्रोथ को कंट्रोल नहीं करता है, बल्कि सरफेस को कवर करता है, ठीक है। तो यह थीन लेयर ऑफ सबस्टांस कॉल्ड सोइल कवर द सरफेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी को ढके रखता है, एंड इज वेयर प्लांट रूट्स आर फाउंड, और यहाँ जो प्लांट्स रूट क्या होते हैं, पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल, लास्ट सवाल है, और जितनी ऊर्जा से मैं पढ़ाया हूं उतनी ऊर्जा से आशा करते हैं आप कुछ सीखे होंगे। देखिए यहाँ पे जो आपको दिख रहा है कि यहाँ इगरली से उठते हुए ये क्विक तक में बदलाव करनी है, और आप समझिए कि वेट के साथ फोर का ही इस्तेमाल होता है। तो बहुत अच्छा लगा कि वेट एंड अवेट के साथ फोर, वेट फॉर समथिंग, अवेट फॉर समथिंग, ठीक है, समथिंग, ध्यान रखिएगा इस चीज को कि वेट फॉर अवेट फॉर प्रयोग होता है, और ये आपका एक बेस्ट हुआ, है ना, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। टोटल 75 क्वेश्चन हम लोग सब्स्टिट्यूशन के डिस्कस कर चुके हैं, कल 25 और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।